नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे है। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सुभाष चंद्र बोस की। देखिए 1956 में जब क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है जब भारत में आते हैं तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपके अनुसार जो है वो भारत को किसने आज़ाद कराया, यानी कि आप भारत छोड़ के क्यों चले गए। तो उनका जवाब होता है कि भैया उनका एक ही जवाब होता है कि हम भारत जो छोड़ के गए हैं वो सुभाष चंद्र बोस की वजह से छोड़ के गए। यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो है हमें पूरी तरीके से मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका जो ट्रायल होना था रेड फोर्ट पे, और उसकी वजह से जो है जो ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह पैदा हो गया। ठीक है, और वो एक विद्रोह की वजह से जो है हमें मजबूरी में भारत छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, जब उनसे दूसरा चीज़ पूछा जाता है कि अच्छा एक बात बताइए, फिर महात्मा गांधी का कितना रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस में, तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी का रोल मेरे अनुसार जो वो मिनिमल था, बहुत कम था। ये जो आंसर है ये आपका क्लेमेंट एटली का है, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन भी कराया। ठीक है, लेकिन देखिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम के बारे में बोला, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ सुभाष चंद्र बोस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और उनकी डेथ मिस्ट्री कैसी थी, मतलब उनका डेथ पे जो मिस्ट्री है वो क्या था। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बचपन की बात करें तो उनका जन्म जो है सुभाष चंद्र बोस का वो उड़ीसा में हुआ है, कटक उड़ीसा में। ठीक है, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। देखिए 23 जनवरी को अभी भी पराक्रम दिवस के नाम पे मनाया जाता है। और जब उनका वो देखिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, इंटेलिजेंट माइंड के थे, स्पिरिचुअल थे, है ना, आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक इतने थे कि वो घर छोड़ के भाग गए थे और वृंदावन, मथुरा, हर जगह घूमे, हिमालय में भी जाके रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है कि कुछ महापुरुषों का उन पे प्रभाव था, जैसे विवेकानंद का प्रभाव था, उसके बाद उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव था। उसकी वजह से उनको मतलब वो गए और स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से रम गए। लेकिन जब वो लौट के आ जाते हैं, उनको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो उनको लौट के आना पड़ता है। ठीक है, जब वो लौट के आते हैं तो उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आईएएस का एग्जाम पास करते हैं। आईएएस का एग्जाम मतलब उस समय तो आईएएस था बट अभी आईएएस बन गया, तो उसका एग्जाम पास करते हैं। बाद में उस एग्जाम को मतलब बाद में जब वो जो रैंक 4 आता है उनको, और फिर वो जो है उस जॉब को छोड़ भी देते हैं। मतलब भारत की आज़ादी के लिए उनको अपने जॉब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि भैया मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ जो हमारे देश को गुलाम किए, तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब वो कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस में जब आते हैं तो देखिए वो जब जो कि धन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो दोनों में थे। धन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो छोटे थे बहुत ज़्यादा, पर सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है, पर उस समय जब उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया तो उसमें उन्होंने देखा था कि किस तरीके से जो है क्योंकि उस समय वो वहाँ तक तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन होता क्या है कि जब वो सिविल डिसोबीडियंस को जो है ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के मन में ये आ जाता है कि भैया भारत को आज़ादी अब कैसे मिलेगी, क्या तरीका होगा कि भारत को हम आज़ाद कराएंगे। तो अब जब 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू होता है, तो उस समय जो है जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस के मन में ये बात आ जाती है कि भैया अभी राइट समय है ब्रिटेन पे वार करने का। और चूंकि वो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बन चुके थे, तो जब दूसरा बार बनते हैं तो उस समय एक महात्मा गांधी जो है उनको पसंद नहीं कर पाते, क्योंकि महात्मा गांधी का जो विचार है वो सुभाष चंद्र बोस से बिल्कुल अलग है। वो महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे पितादेवी सीतारमैया को, और ये जो थे सुभाष चंद्र बोस जीत जाते। और सुभाष चंद्र बोस को भी अच्छा नहीं लगता कि महात्मा गांधी को डेफिनेटली वो रोल मॉडल मानते थे, तो सुभाष चंद्र बोस को उनको अच्छा नहीं लगता, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते। ठीक है, क्योंकि उनका दोनों का विचार नहीं मिलता। ठीक है, फिर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस वहाँ से चले जाते, छोड़ देते हैं कांग्रेस को छोड़ने को रिजाइन दे देते हैं। और उसके बाद हालांकि जब वो कुछ विद्रोही काम तो कर ही रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज जो है उनको जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद कुछ दिन रहते हैं, फिर उनको भूख हड़ताल करना पड़ता है, उनकी टीबी की बीमारी भी उससे हो जाती है, भूख हड़ताल करना पड़ता है। भूख हड़ताल करने के बाद वो घर में नज़रबंद हो जाते हैं, मतलब अंग्रेज उनको घर में नज़रबंद कर देते हैं। पर देखिए वहाँ से जो है जैसे ही अंग्रेज नज़रबंद करते हैं, तो वहाँ से जो है जो सुभाष चंद्र बोस है उनका अलग रूप शुरू हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस घर में लोगों को बोल देते हैं कि मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ, तो मेरे जो रूम में कोई नहीं आएगा, मैं 1 सप्ताह तक पूरी तरीके से मौन व्रत धारण कर रहा हूँ। पर बेसिकली वो मौन व्रत नहीं धारण करते, वो घर में जाकर आराम से वो ये दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके जो है मैं वो देश से बाहर जाऊँगा, और किस तरीके से जो एक्सिस पावर है, क्योंकि एक्सिस और एलाइड पावर था उस समय। एक्सिस पावर था जर्मनी, जर्मनी का ये था जापान, और ये मतलब इस तरह के कंट्री जो थे जो कि एक्सिस पावर थे, यानी वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में जो है वो जो तुम्हारा आपका एलाइड पावर थे वो था यूएसए, रशिया
उसके बाद ब्रिटेन, ये सब कंट्री जो थे एलाइड पावर थे। तो वो उन्होंने ये सोचा कि जो ब्रिटेन का दुश्मन है वो मेरा दोस्त हो जाएगा, तो मैं उन्हीं से सहायता लेके ब्रिटेन को हराऊंगा। यानी कि वो बेसिकली आर्मी बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं ना, हम पे राज कर रहे हैं हमारे ही आर्मी से, ठीक है। तो क्यों ना मैं भी एक ऐसी आर्मी बनाऊं कि हम आर्मी बना के इनको हरा दें। तो बेसिकली आप देख सकते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, बट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक पैरेलल आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी सोचिए कहाँ जाके, विदेश में जाके। तो वहाँ से वो किसी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अफगानिस्तान जाते हैं। रास्ते में वो अफगानिस्तान के रास्ते से जाते हैं, अफगानिस्तान में बेचारा फंसते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद उनको जर्मनी जाना पड़ता है, क्योंकि रशिया का उनको वीज़ा नहीं मिल पाता। वो जर्मनी जाते हैं, तो वो भी नाम चेंज करके जाते हैं। जब जर्मनी में जाते हैं तो वो वहाँ पे हिटलर से मिलते हैं। अच्छा, हिटलर से मिलने के बाद हिटलर जो है उनको देख के बड़ा मतलब कन्विंस होता है। हालांकि उतना सहायता नहीं करता, लेकिन फिर भी हिटलर इतना तो सहायता करता है कि उनको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देता। और हिटलर कहता भी है कि भैया यहाँ से तुम सैनिक, यहाँ के जो सैनिक है उसको तो तुम, क्योंकि उनका कहना था कि भैया आप हमें जो प्रिजनर्स ऑफ जो वार है, यानी कि जो ऐसे इंडियन आर्मी जो कि रशिया के जर्मनी के अंडर आ गए थे ब्रिटेन से लड़ते हुए, तो उनको जो है उन्होंने कैद कर रखा था। तो बोले कि आप हमें उन सब आर्मी को दे दीजिए, हम उनको ट्रेंड करेंगे और हम जो है ब्रिटेन से जाके इंडिया में लड़ेंगे, ठीक है। तो बोलते ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो जाके कीजिए। बट उन्होंने बोला कि देखिए, यहाँ से अगर आप जाओगे इंडिया तो बहुत दूर आपको पड़ेगा, ये आर्मी को ले जाके रशिया के थ्रू जाना पड़ेगा। और रशिया के साथ डेफिनेटली जर्मनी का रिश्ता सही नहीं था, क्योंकि रशिया ने जर्मनी पर अटैक करा। तो आप जो है वो जापान जाओ, जापान आपको मदद कर सकता है। तो वो जो है वो सबमरीन से वो जो है वो जापान जाते हैं। जापान जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद जो है सचमुच जो है वहाँ के जापान का जो वहाँ पे जो एम्पायर था उनको डेफिनेटली हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। और उनको जो है 45,000 आर्मी देता है, 45,000 आर्मी। सोच सकते हैं आप कितना आर्मी होगा। और वहाँ पे वो जो कि वहाँ पे राजबिहारी बोस और एक मोहन सिंह करके थे, उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था, ठीक है। उसका वो अगुवाई करना शुरू कर देते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। गठन तो है राजबिहारी बोस नहीं कर रहा है, पर आज़ाद हिंद सरकार बनती है और उसका जो है वो गठन सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और वहाँ से जो है वो इंडिया पे वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली वो नॉर्थ ईस्ट में अटैक करते हैं, ठीक है। क्योंकि बर्मा जो है वो डेफिनेटली जो है वो ब्रिटेन का पार्ट था, पर बर्मा को जापान छीन लेता है, जिसकी वजह से उनको और सैनिक मिल जाता है और वो नॉर्थ ईस्ट में अटैक करते हैं। यानी कि वहाँ मतलब जो आपका मणिपुर का एरिया, वहाँ पे अटैक करते हैं। और वहाँ पे पहली बार जो है वो इंडियन झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाए जाते हैं बेसिकली। और वहाँ पे बर्मा में ही उनका एक बहुत बड़ा डायलॉग होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो वहाँ देख सकते हैं कि कैसे शुरू हो रहा है सुभाष चंद्र बोस का सारा कुछ। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था सुभाष चंद्र बोस का। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब कितना कि उन्होंने पैरेलल आर्मी बनाई। सोचिए कि मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ पे ऑलरेडी आर्मी है, तो उनका एक पैरेलल आर्मी बनाना, उन पर अटैक करने के जो उनका तरीका था, वो डेफिनेटली वो अगर वो कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली इंडिया बहुत पहले आज़ाद हो जाता, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने, आपको पता है, तो उस जमाने में उन्होंने जो है वो वुमेन आर्मी भी बनाई थी। मैंने झांसी ब्रिगेड उनको बोला जाता था, वो भी बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब जैसे ही वो अटैक करते हैं, अब उसी समय क्या हो जाता है कि जापान पे जो है वो अमेरिका अटैक कर देता है। हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब गिरा देता है, एटम बॉम्ब, जिसकी वजह से जापान फिर इनको मदद करना बंद कर देता है। तो इनकी फंडिंग रुक जाती है, तो उनको लौटना पड़ता है। और ये जब फिर जो है वो बेसिकली वो जापान से जो है वो बेसिकली दूसरे देश में जा रहे थे, बेसिकली कहा जाता है कि वो रशिया जा रहे थे। तो उसी समय जो है उनका बीच में ही कहा जाता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है, ठीक है। प्लेन क्रैश जो होता है, तो उस प्लेन क्रैश में जो है बेसिकली 3-4 लोग होते हैं और उनका एक साथी भी होते हैं, वो भी मारे जाते हैं, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की वहीं पे डेथ हो जाती है। यानी कि वो समय था 18 अगस्त 1945। लेकिन अब वहीं पे डेथ मिस्ट्री आती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1945 में ही मर गए थे। और एक बहुत ही बड़े राइटर है, जर्नलिस्ट भी हम कह सकते हैं, उनका नाम है अनुज धर, ठीक है। तो ये जो है इनका कहना है कि भैया नहीं, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वहाँ पे 3 तरीके से जो है वो मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ मिस्ट्री है वहाँ पे 3 चीज़ें। पहला है, लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश हो गया, वहीं पे मर गए, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। दूसरा कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो मरे नहीं थे, वो रसिया चले गए और रसिया में जाके जो है वहाँ पे फिर उनको मरवा दिया गया। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से
जो इस तरीके से थ्योरी आती है अनुभव के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो है वो मतलब ये थ्योरी है कि रशिया क्या है, रशिया पे जो है, रशिया में कुछ दिन रहे उनको मारवा दिया गया। अच्छा, तीसरा जो है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया जाते हैं और गुमनामी बाबा के नाम से वो लाइफ जीने लगते हैं। मतलब एक बाबा है फैजाबाद में, बाबा थे और वहाँ जाकर वो लाइफ जीने लगते हैं। तो ये 3 थ्योरी है। पर अनुधर जो है, जो बहुत 20-25 मतलब 20 साल से जो है उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि गुमनामी बाबा का पूरा मतलब 99% श्योर थे कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। पर देखिए 1945 में जो उनका प्लेन क्रैश होता है उसको क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका कोई वो फोटो नहीं होता डेथ सर्टिफिकेट बहुत दिन बाद ही जाता है, डेथ का कोई फोटो नहीं है। वो कहा जाता है कि जो उनकी जो मतलब उनका जो हड्डियां की जो जमा किया गया, जो उनको रखा गया प्रिजर्व करके, वो बेसिकली दूसरे का है, उनका नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का थ्योरी है, ठीक है। दूसरी बात, उनके फैमिली ही नहीं मानते हैं कि उनका जो है वो सुभाष चंद्र बोस का वो सारा कुछ है, ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश की थ्योरी को फैमिली ही गलत मानती है, ठीक है। और जब सबसे बड़ा देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ मिस्ट्री है ना, उस पर कमेटी भी बिठाई गई, रिसर्च भी किया गया कि सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था। तो पहली कमेटी जो थी वो डेफिनेटली बिठाई गई कमेटी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के ही आईएनए के कुछ ऑफिसर थे, एक ऑफिसर थे बेसिकली, जो कि उन्होंने उस पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्लेन क्रैश में हुआ है, ठीक है। जब दूसरी कमेटी बिठाई गई तो उसमें जो है वो बेसिकली वही आया। एक तीसरी कमेटी थी मुखर्जी कमेटी, उसमें जो है ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे, ठीक है। और आपके जो रिसर्चर हैं और जिससे अनूप धर के मैंने बताया, वो ये साफ कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो गुमनामी बाबा थे, ठीक है। तो यानी कि गुमनामी बाबा कौन थे? गुमनामी बाबा जो है फैजाबाद में रहते थे और बेसिकली वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुभाष चंद्र बोस की तरह ही बोलते थे, उनका नॉलेज उस लेवल का था, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के मम्मी पापा मतलब उनके पेरेंट्स के फोटो हमेशा रखते थे। बहुत बड़े बड़े जो नेता लीडर्स उनसे मिलने आते थे वो, और दूसरी बात वो किसी से जल्दी मिलते नहीं थे, अपने चेहरा बहुत कम दिखाते थे। तो बेसिकली लेकिन जब वो मरे तो उनके पास बहुत सारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही आया। तो हैंड राइटिंग सुभाष चंद्र देखिए, पर उन पर भी जो है वो रिसर्च किया गया, हैंड राइटिंग मिलाई गई। उसके बाद आपका जो है वो डीएनए मैच कराया गया, बट दोनों में जो है वो गड़बड़ हुआ। कहा जाए अनुधर के अनुसार कहते हैं कि नहीं ये गड़बड़ हुआ, बट बेसिकली जो है वो हैंड राइटिंग मिलाई गई थी और वो फेल हुई। डीएनए भी फेल हुआ, बोल दिया गया कि ये गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ, बट उसमें भी ये जो राइटर है जो अनुधर है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें भी जो है वो घपलेबाजी की गई है, मतलब कुछ उल्टा सीधा किया गया है। उनका मानना है कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा थे, ठीक है। पर आपका क्या मानना है? आपके अनुसार क्या है? आप खुद ही देखिए, क्योंकि अब बहुत सारी थ्योरीज है। आप एक जो जर्नलिस्ट बोलते हैं कि अभी मतलब गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस रशिया में ही थे और रशिया में ही मार दिए गए, ठीक है। कुछ कहते हैं कि 1945 में ही मार गए, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि 1945 में ही मारे गए, ठीक है। 1945 में ही मार दिए गए, ठीक है। वैसे सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो शादी भी करा था, एक रशियन लड़की से शादी किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और बेसिकली जो है वो जब शादी करा तो उनकी एक बेटी भी हुई थी, अनीता बोस जिनका नाम है, ठीक है। बेसिकली मतलब अनीता बोस उनका नाम है, और अनीता बोस का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनके जो फादर है वो 1945 में ही मरे। कुछ फैमिली कहती है कि नहीं 1945 में मरे, और कुछ जो फैमिली कहती है कि नहीं जो है वो सुभाष चंद्र बोस का जो है वो डेथ 1945 में नहीं हुआ है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस उसके बाद भी जिंदा थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा महापुरुष जो कि जिनका लाइफ पूरी तरीके से रोलर कोस्टर था, जिसने देश की आज़ादी में इतना बड़ा भाग लिया, मतलब क्या योगदान दिया उन्होंने कि मतलब सुभाष चंद्र बोस की अगर आप कहानी देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ आपको ही दिखेगा, एक पैरेलल आर्मी बना देना और जाके इंडिया पे अटैक करना। अगर वो कामयाब हो जाते तो बेसिकली एक अलग कंट्री होता है इंडिया, मतलब अलग कंट्री का मतलब सुभाष चंद्र बोस को डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल मिलता है इंडिया में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।